मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास ये रात बड़ी कातिल है, भाग 5। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सेंट्रल जेल तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। राजीव बंसल के मुलाकातियों का डाटा निकलवाने के मेरे पास दो तरीके थे। एक तरीका था एक बार फिर से मैं एसीपी शर्मा जी को परेशान करती, जो कि मुझे इस बार गवारा नहीं हुआ। दूसरा रास्ता था कि मैं मुलाकाती कक्ष में जाकर गुरु की स्टाइल में कुछ चक्कर चलाऊं और मैं अपना काम निकाल लूं। इस समय मुझे गुरु की स्टाइल में इस काम को अंजाम देना सही लगा। मैं सौम्या के साथ जेल के उस मुलाकाती कक्ष में पहुंची। वहां इस वक्त उस दिन की मुलाकातियों का तांता लगा हुआ था। मेरी नजर किसी ऐसे काम के बंदे को ढूंढ रही थी जो मेरे काम को दिलचस्पी लेकर दे। तभी एक सिपाही एक रजिस्टर को हाथ में थामे हुए मेरी बगल में से गुजरा। मैं पता नहीं क्या सोचकर उस सिपाही के पीछे चल पड़ी। वो सिपाही कुछ लोगों के पास जाकर खड़ा हुआ। उन लोगों में से एक बंदे ने उस सिपाही का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसकी हथेली में एक नोट फंसाकर उसकी हथेली को बंद करने लगा। वो सिपाही गर्दन भले ही ना में हिला रहा हो, लेकिन उसकी मुट्ठी लगातार उस नोट को भींचने में लगी हुई थी। जिस प्रकार के बंदे की मैं तलाश कर रही थी वो मेरी नजर के सामने था। थोड़ी सी नानुकर का ड्रामा करके उस सिपाही ने उस नोट को अपनी जेब के हवाले किया और उन लोगों को कुछ बोलकर वापस हमारी ही ओर आने लगा था। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरा, मैंने उसकी पट्टिका पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, जिस पर मोटे अक्षर में लालचंद लिखा हुआ था। लालचंद जी, उसका नाम पढ़ते ही मैंने उसे आवाज लगा दी। जैसे ही उसके नाम की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसके कदम जहां के तहां रुक गए। उसने पलटकर हमारी ओर देखा। मैंने उसके देखते एक मतलबी मुस्कान उसकी तरफ फेंकी। उसने भी अपने पांव उल्टे खींचने में पल भर की भी देरी नहीं लगाई। जी मैडम, आपने ही मुझे पुकारा था, लालचंद ने अपने स्वर में मिश्री घोलते हुए कहा, जिसकी आमतौर पर पुलिसियों से उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वर्दी पहनते ही एक आम पुलिसिये की चाल में और आवाज में एक अजीब सा अक्खड़पन आ जाता है। लेकिन इस वक्त मेरा उस मिश्री जैसे आवाज का जवाब अपने सुर में गुड़ की देशी मिठास मिलाकर देना जरूरी था। जी, आपसे काम है। 2 मिनट के लिए आपसे बात कर सकते हैं? मैंने लालचंद को बोला। जी बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लालचंद अभी तक मिश्री की डली बना हुआ था। कहीं बैठकर बात हो सकती है क्या आपसे? मैंने 2 मिनट के से ज्यादा का कार्यक्रम उसे समझाया। मैडम, अभी 5 मिनट में एक ऑर्डर की कॉपी अपने साहब को देकर अभी हाजिर होता हूँ, फिर बात करते हैं। लालचंद ये बोलकर वहां रुका नहीं, क्योंकि अभी शायद उसी ऑर्डर के पहिए उन लोगों ने लगाए थे जिनके पास से अभी नोट अपनी जेब में डालकर आया था। हम कोई 10 मिनट के बाद लालचंद ने ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया और खुद भी एक कुर्सी खींचकर हमारे पास बैठ गया। बोलिए मैडम, क्या काम है आपको? लालचंद ने पूछा। एक उम्र कैदी की पिछले 2 साल की जानकारी चाहिए कि उससे किस किस ने जेल में आकर मुलाकात की। मैंने बिना कोई भूमिका बनाए हुए सीधे बोला। आप कौन है मैडम? ऐसा काम करने के लिए हमें आज पहली बार किसी ने बुला है। लालचंद ने असमंजस से मेरी ओर देखा। काम भले ही किसी ने पहली बार बोला है, लेकिन काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम्हें बस 2 साल के रजिस्टर ही चेक करने होंगे, मैंने लालचंद को बोला। अब रजिस्टर नहीं चेक करना पड़ता, सब कंप्यूटर में चेक करना पड़ता है, लालचंद ने बिना पूछे बताया। ये तो और भी आसान है लालचंद जी, और इस आसान से काम के मैं आपको 5,000 रुपये दे सकती हूँ। मैंने उसके आगे चुग्गा फेंका। लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि आप हैं कौन? लालचंद को फिर से अपना पुराना सवाल याद आ गया था। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मुझे एक केस के सिलसिले में उस कैदी की डिटेल चाहिए। मैंने अपना वास्तविक परिचय दिया। केस क्या है? लालचंद की पूरी कहानी जाननी थी। या तुम आम खाओ, गुठलियां गिनने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? मैंने इस बार उसे हल्का सा हड़काया। मैंने अगर ये काम किया
तो जिंदगी में पहली बार ऐसा काम करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस काम से मेरी नौकरी को तो कोई खतरा नहीं है। लालचंद को अपनी नौकरी के बारे में फिक्रमंद होना भी लाजमी था। ये जो मैडम मेरे साथ बैठी हैं, इनके पति हैं वे, जिनकी डिटेल हमें निकलवानी है। वो एक मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा पा चुके हैं। मैडम उनसे तलाक लेकर अपना घर फिर से बसाना चाहती हैं। अब तुम ही बताओ, एक कातिल की बीवी बनकर कैसे रहेंगी ये मैडम समाज में? क्या इसे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है क्या? इसे अपनी नई जिंदगी बसाने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने एक भावपूर्ण कहानी उसे सुनाई। मेरे बोलने के दौरान वो एकटक सौम्या की ओर देख रहा था। तभी सौम्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। लालचंद जी, कर दीजिए ना हमारी मदद, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम। उस राक्षस से हमारा पीछा छूट जाएगा आपकी कृपा से। सौम्या ने गजब तरीके से लालचंद को अपने मोह पाश में फांस लिया था। ठीक है मैडम, आप उस कैदी का नाम बताइए, मैं पहले उसका रिकॉर्ड चेक करके आता हूँ और फिर आता हूँ आपके पास। तब तक आप यहीं इंतजार कीजिए। लालचंद ने ये बोलते ही सौम्या ने उसे राजीव बंसल की पूरी डिटेल लिखवा दी। डिटेल लेकर लालचंद अंदर एक तरफ जाकर हमारी नजरों से ओझल हो गया। लालचंद के जाते ही सौम्या ने एक कुटिल मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। मैं भी उसकी मुस्कान का मतलब समझकर मुस्कुरा पड़ी थी। कोई 20 मिनट के इंतजार के बाद लालचंद अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरे हमारे पास आया। मैडम, आप तो बहुत बड़ी हस्ती हो और इतने बड़े काम को सिर्फ 5,000 में करवाना चाहती हो। लालचंद का लालच अब उसकी जुबान से टपक रहा था। काम हो जाएगा ना, मैंने सौम्या की जगह जवाब दिया। 100% हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं 15,000 देने होंगे, क्योंकि 5 मुझे कंप्यूटर वाले लड़के को देने होंगे। लालचंद ने ईमानदारी से अपने हिस्सेदार का भी नाम बताया। ठीक है, दिए 15,000। ये बताओ, डिटेल कितनी देर में मिल जाएगी? मैंने एक पल की भी उसकी बात को मानने में देर नहीं की। आप 1 घंटा कैंटीन में बैठिए, मैं डिटेल लेकर वहीं आता हूँ, लालचंद ने चमकते हुए चेहरे के साथ कहा। उसकी बात सुनकर हम उस कमरे से बाहर कैंटीन की ओर चल दिए। वैसे भी लंच टाइम होने वाला था। 1 घंटे से पहले ही लालचंद हमारे सामने हाजिर हो चुका था और एक प्रिंट आउट उसने मेरे हाथ में रख दिया। प्रिंट आउट को खोलकर एक सरसरी नजर से उसे देखा और एक नाम पर नजर पड़ते ही मेरे होठों पर सहसा मुस्कान खिल उठी। मैंने उस प्रिंट आउट को अपनी जेब के हवाले किया। मैडम, पैसे आप उस कैंटीन वाले को दे दो, लालचंद ने सेफ साइड को खेलते हुए बोला। मुझे कैंटीन वाले को भी देने में कोई परेशानी नहीं थी। मैंने काउंटर पर जाकर उस कैंटीन वाले को अपने खाने के पैसों के साथ ही अपने खाने के बिल का भी भुगतान किया और कैंटीन से बाहर आकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। सेंट्रल जेल तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। रागिनी और सौम्या इस वक्त दोनों ही लोकल पुलिस थाने में बैठे हुए थे। चंदन की लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी। सभी खाना पूर्ति करने के बाद रागिनी और सौम्या भी लोकल थाने के एसआई दिलबाग चौधरी के साथ थाने में आ चुकी थी। तो आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और आप एक केस के सिलसिले में चंदन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आई थी, और जब आप पूछताछ पूरी करने के बाद उन्हें उसे उस केस से संबंधित थाने में ले जा रहे थे, तब उसकी किसी अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिलबाग सिंह ने अपनी नजर दोनों के ऊपर जमाते हुए बोला। जी, हुआ तो कुछ ऐसा ही है। वैसे भी चंदन काफी डरा हुआ सा था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके साथी ही उसे मार डालेंगे, और उसकी आशंका घर से निकलते ही सच भी हो गई। मैंने दिलबाग सिंह की बात का जवाब दिया। उस केस के बारे में मुझे डिटेल से बताओ, जिस केस में आप उससे पूछताछ करने के लिए आई थी। दिलबाग सिंह ने बोला। मैं ये सौम्या बंसल है, बंसल इंडस्ट्रीज की मालिकिन। 3 साल पहले से इनके पति राजीव बंसल अपने पिता और सौतेली माँ की हत्या के जुर्म में जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उसी राजीव बंसल ने धीरज बवानिया नाम के एक गैंगस्टर को इन्हें मारने के लिए जेल में रहते हुए सुपारी दी थी। इन्हें मारने की प्लानिंग को सिरे चढ़ाने के लिए ही चंदन, जो कि धीरज बवानिया के गिरोह में काम करता था, कई बार जेल में जाकर राजीव बंसल से पिछले 6 महीने में जाकर मिला था।
उसी सिलसिले में हम लोग चंदन से पूछताछ करने आए थे, मैंने दिलबाग सिंह को बताया। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती कि जिस महिला को मारने के लिए जिस गैंग ने सुपारी ली हुई है, तुम उस महिला को उसी गैंग के गुर्गों के पास लेकर घूम रही हो। दिलबाग सिंह ने सही बात पकड़ी थी। इन्हें साथ में लेकर घूमना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें मारने की सुपारी ली है वे लोग इनके ऑफिस और घर पर इनकी घात लगाए बैठे हैं। इस बारे में चंदन ने भी हमें बताया था और इत्तेफाक से ये सुपारी वाली बात भी हमें चंदन ने ही बताई थी। मैंने सफाई दी। ओह, इस बात की कोई शिकायत आपने पुलिस में दर्ज करवाई है? इस बार दिलबाग सिंह सौम्य से मुखातिब हुआ। जी, मेरी जान को खतरे की आशंका है। इसकी एक सूचना मेरे घर और ऑफिस के लोकल थाने में दर्ज है और मेरे पर्सनल सुरक्षा कर्मी भी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मुझे उनसे भी ज्यादा भरोसा इन पर है, इसलिए मैं इनके साथ रहती हूँ। मैंने इन्हें अपने लिए हायर किया हुआ है, सौम्या ने वक्त के मुताबिक जवाब दिया। इस वक्त आपकी सुरक्षा कर्मी आपके साथ नहीं है। दिलबाग सिंह पता नहीं क्यों बेफिजूल के सवाल करे जा रहा था। वे मुझे घर से लेकर ऑफिस तक एस्कॉर्ट करते हैं। अभी 3 दिन से मैं इनके साथ हूँ, इसलिए वे लोग घर पर ही ड्यूटी कर रहे हैं। सौम्या ने फिर से जवाब दिया। जनाब, हम चंदन के साथ उसकी हत्या के समय क्यों साथ में थे, इसके बारे में आपको बता दिया है। बाकी चंदन आपके इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश था और जांच में ये बात भी साबित हो जाएगी कि वो गैंगस्टर धीरज भवानिया के गिरोह के लिए काम करता था। तो अब हमें जाने की इजाजत मिल सकती है, क्योंकि अभी तक मैडम की जान के ऊपर से खतरा टला नहीं है। जब वे लोग दिन दहाड़े अपने साथी को मार सकते हैं, तो मैडम पर या मुझ पर गोलियां चलाने में क्या देर लगाएंगे? मैंने दिलबाग सिंह की सवालों से उकता कर बोला। ठीक है, आप अपना बयान दर्ज करवा कर जा सकती हैं। आगे की जांच में जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी, हमारे बुलावे पर आपको आना पड़ेगा। ये बोलकर दिलबाग सिंह ने अपने एक हवलदार को आवाज लगाकर बुलाया और हमारा बयान दर्ज करने के लिए बोला। थाने से बाहर निकलने में हमें 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया था। सौम्या सहमी हुई इधर उधर नजर दौड़ाती हुई गाड़ी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही पल में हम दोनों गाड़ी में समा चुके थे। इतनी डरी सहमी हुई क्यों हूँ? मैंने सौम्या के चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। तुम्हारी बात याद करके डर लग रहा है। तुमने बोला है ना कि वो जब चंदन को इस तरह से दिन दहाड़े गोली मार सकते हैं, तो फिर मुझे भी तो मार सकते हैं। सौम्या ने डरे हुए स्वर में बोला। अरे यार, उन लोगों को कोई सपना आ रहा है कि इस तरह तुम दिल्ली की किस सड़क पर घूम रही हो? इसके लिए वे लोग तुम्हें तुम्हारे घर से तुम्हें वॉच करते, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वे लोग अभी तक तुम्हारे ऑफिस पर ही नजर रखे हुए हैं। मैंने सौम्या को दिलासा देते हुए बोला। इस प्रकार से तो मैं कभी ऑफिस जा ही नहीं पाऊंगी। सौम्या की चिंता भी वाजिब थी। मतलब गुरु से पहले मुझे तुम्हारी समस्या को हल करना पड़ेगा। मैंने सौम्या की तरफ देखते हुए बोला। मतलब? सौम्या की समझ में मेरी बात नहीं आई थी। मतलब पहले तुम्हारे अगवानी के इंतजार में खड़े उन टपोरियों की आवाभगत हमें जाकर करनी पड़ेगी, इससे पहले कि वो तुम पर कहीं कोई हमला कर दें। हमें उन्हें पहले ही ठिकाने लगाना होगा। मैंने उसे अपनी बात का मतलब समझाया। ये तरीका ही सही रहेगा। क्या पता उन लोगों के जरिए ही हम लोग धीरज भवानिया और फिर देविका और मेघना तक भी पहुंच जाएं। सौम्या को मेरा प्लान पसंद आया था। तभी मेरे फोन पर मेरे प्यारे खबरी का नंबर चमकने लगा। मैंने तत्काल खबरी के फोन को उठाया। संध्या की फैमिली तो अभी गांव में ही रहती है, लेकिन संध्या 2 साल से दिल्ली में ही रहती है और वहीं रहकर कोई कोर्स कर रही थी। खबरी फोन उठाते ही बिना किसी भूमिका के मुद्दे की बात पर आ गया था। संध्या के उस गांव वाले आशिक के बारे में कुछ पता चला क्या? मैंने पूछा। संध्या के आशिक और अपने गुरु का नाम एक ही है। इस गांव के सरपंच के लड़के का नाम भी अनुज ही है, इसलिए वो बंदा अपने गुरु की तरह से ही दिल फेंक निकला और गांव में इश्क संध्या से लड़ाता रहा और फिर फरार होकर किसी और लड़की के साथ चला गया। उसी की याद में संध्या अपनी डायरी के पेज काले करती थी। खबरी ने जो बोला उसी बात का मुझे अंदेशा भी था। संध्या के घर वालों को पता चल चुका है क्या कि संध्या का कत्ल हो चुका है? मैंने खबरी से पूछा। जी, उन्हें पता चल चुका है और उनके परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं, खबरी ने बताया।
ठीक है, अब तुम चाहो तो वापिस आ सकते हो, लेकिन आने से पहले संध्या और उसके आशिक के बीच के इश्क का कुछ प्रूफ लेते आना, जिससे मैं उसकी डायरी में मौजूद गुरु के नाम की क्लैरिफिकेशन यहाँ की पुलिस को दे सकूं। ये बोलकर मैंने फोन काट दिया और सौम्या को गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ ले जाने के लिए बोल दिया। अभी 6 बजने वाले हैं। क्या अभी तक धीरज भवानिया के गुर्गे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? मैं सौम्या को देख कर बोली। लेकिन जिस तरह तुम जा रही हो, ऐसे तो वो देखते ही मुझे शूट कर देंगे। सौम्या ने मेरी ओर देखकर बोला। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम फोन करके अपने ऑफिस में सिर्फ इतना बोलो कि आज 8 बजे से पहले कोई जाएगा नहीं, तुम ऑफिस आ रही हो। मैंने सौम्या को समझाया। उससे क्या हो गया? सौम्या असमंजस से बोली। मैं इस ऑपरेशन को अकेली नहीं करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली पुलिस के साथ इस ऑपरेशन को करूंगी। मैं अभी एसपी शर्मा जी से बात करने वाली हूँ। इस पूरी ऑपरेशन की तैयारी में कम से कम 2 घंटे का वक्त चाहिए। तुम जो खबर अपने ऑफिस में दोगी, वो खबर उन गुर्गे तक पहुंच जाएगी। मैंने सौम्या को बोला। क्या सच में ऑफिस का ही कोई आदमी इस खबर को उन लोगों तक पहुंचा देगा? सौम्या ने परेशानी भरी स्वर में बोला। तुम्हारे ऑफिस के उस मुखबिर के बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे। अभी तुम वक्त बर्बाद मत करो, जो बोला है उतना काम करो। मैंने सौम्या को बोला। सौम्या मेरी बात सुनते ही ऑफिस में फोन करने लगी थी। इधर मैं शर्मा जी को फोन लगा चुकी थी। शर्मा जी ने मेरा फोन 4-5 बेल जाने के बाद उठाया था। कहो रागनी, कैसे याद किया? माफी चाहता हूँ कि मैं अनुज की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने अनुज से बात की थी। अगर वो निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा। शर्मा जी बिना कुछ कहे अनुज के बारे में सफाई देने में लग गए। सर, आप अनुज की तरफ से बेफिक्र हो जाइए। अनुज तो कल उस केस से फ्री हो जाएगा। मुझे अभी आपकी मदद एक गैंगस्टर के खिलाफ एक पुलिस ऑपरेशन के लिए चाहिए। मैंने शर्मा जी को बोला। बोलो, कौन सा गैंगस्टर है और क्या मामला है? शर्मा जी ने गंभीरता से पूछा। शर्मा जी के पूछते ही मैं सौम्या का पूरा मामला बताती चली गई। मैंने आज सुबह जेल से राजीव के मुलाकातियों से लिस्ट निकलवाने से लेकर धीरज भवानिया के गुर्गे चंदन की पूरी बात शर्मा जी को बता दी। मैं समझ गया रागनी, मैं अभी डिपार्टमेंट से बात करके स्पेशल ब्रांच से एक टीम वहां भेजता हूँ। उन लोगों की देखरेख में जो भी संभव हो वो तुम कर सकती हो। मैं अभी 15 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। शर्मा जी ने मुझे आश्वासन दिया। उसके बाद मैंने फोन काट दिया। तब तक सौम्या भी ऑफिस में अपने आने की खबर दे चुकी थी। पुलिस को क्यों शामिल किया है? सौम्या ने पूछा। हमें पता नहीं है कि कितने लोग वहां तुम्हारे स्वागत में फूलों का हार लेकर खड़े हैं। भिड़ने को तो मैं सभी से अकेले भिड़ जाऊंगी, लेकिन उन हालात में तुम अकेली पड़ जाओगी। कम से कम पुलिस के 1-2 लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए रहेंगे, तो मैं बेफिक्र होकर उन लोगों का बैंड बजा पाऊंगी। और फिर गोलाबारी में उनके 2-4 लोग मार भी दिए तो सब कानूनी दायरे में आ जाएगा और हम पर कोई उसका दोषारोपण नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी नीति सौम्या को समझाई। सौम्या ने एक बार फिर मेरी ओर मुरीद नजरों से देखा। हमारी गाड़ी अभी होटल सिद्धार्थ के गोल चक्कर पर ही थी कि शर्मा जी का नंबर मेरे मोबाइल पर चमकने लगा था। जी सर, मैंने फोन उठाते ही बोला। अभी तकरीबन 1 घंटे में स्पेशल ब्रांच की टीम तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वे लोग सभी सादी वर्दी में होंगे, जो स्पेशल ऐसे ही मुठभेड़ के लिए विशेष ट्रेनिंग के लिए होते हैं। मैंने उस टीम के हेड इंस्पेक्टर प्रदीप भारद्वाज को तुम्हारा नंबर दे दिया है। वो अब तुम्हारे संपर्क में रहेंगे। शर्मा जी ने कहा। ठीक है सर, मैं राजेंद्र प्लेस के पेट्रोल पंप पर उन लोगों का इंतजार कर रही हूँ। उनके आने के बाद हम लोग आगे की प्लानिंग बनाते हैं। ऑल द बेस्ट रागनी, हमारी बेस्ट टीम वहां आ रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शर्मा जी ने फोन रख दिया। यह सच में किसी भी चीज को प्लान करने में तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं है। यू आर द बेस्ट रागनी। सौम्या की आवाज में बहुत खुशी झलक रही थी। सौम्या तो वो गुरु थोड़ी सी लापरवाही से इस वक्त थाने में बैठे हुए हैं, नहीं तो उनसे बढ़िया प्लान तो मैं भी नहीं बना पाती। मैंने अपने गुरु को कहिए श्री श्री 1008 गुरु घंटाल अनुज की शान में कसीदे पढ़े। यार तुम दोनों ही बेस्ट हो। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? तुम्हारे बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट और बहादुर होंगे। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या मैं आजाद घूमते तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे यार,
क्यों अपनी जिंदगी की वाट लगा रही हो? मुझे पता है कि अनुज भी तुम्हें पसंद करता है, बस वो तुम्हारी मार्शल आर्ट से डरकर तुम्हें प्रपोज नहीं करता है। सौम्या अब टेंशन फ्री होकर मेरी टांग खिंचाई कर रही थी। गुरु और मुझसे डरेंगे? वो डरते किसी से नहीं, बस वे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं उनकी उससे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अभी मैं सौम्या की बकलोली का जवाब दे ही रही थी कि मेरे फोन पर अनजान नंबर बज उठा। मैंने तुरंत फोन उठाया। रागिनी जी, मैं इंस्पेक्टर प्रदीप भारद्वाज बोल रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच से। आप हमें कहाँ पर मिलेंगे? उधर से लाइन पर प्रदीप भारद्वाज थे। जी सर, मैं राजेंद्र प्लेस के पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी में हूँ। ठीक है, हम 15 मिनट में आपके पास पहुंच रहे हैं, फिर मिलकर बात करते हैं। सौम्या भी आज मेरी और गुरु की शादी करवा कर ही मानने वाली थी, जबकि मेरे दिमाग में इस वक्त धीरज भवानिया के गुर्गे घूम रहे थे, जिन्हें अगले आधे घंटे में हमें ठिकाने लगाने की शुरुआत करनी थी। इंस्पेक्टर भारद्वाज अपने दिए हुए वक्त के मुताबिक ठीक 15 मिनट में उस पेट्रोल पंप पर पहुंचकर मेरे मोबाइल पर अपना नंबर चमका दिए थे। मैंने फोन बजते ही अपनी निगाहों को अपने आसपास घुमाया तो एक गाड़ी को पेट्रोल पंप से पहले ही खड़ा हुआ पाया। मैंने अपना हाथ निकालकर उस गाड़ी की तरफ हिलाया। मेरे हाथ का इशारा मिलते ही वो गाड़ी कुछ ही पल में हमारी गाड़ी के बराबर आ खड़ी हुई थी। प्रदीप भारद्वाज हमारी गाड़ी में पिछली सीट पर आ चुके थे। आप में से रागिनी कौन है? प्रदीप जी ने बैठते ही पूछा और मैंने हाथ ऐसे उठाया जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा में सवाल का जवाब देने के लिए उठाता है। मेरे ऐसे हाथ उठाए जाने से प्रदीप जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। इसका मतलब आप सौम्या जी हैं और उन गैंगस्टर के गुर्गों से आपको खतरा है? प्रदीप जी ने सौम्या से मुखातिब होते हुए बोला। जी। रागिनी जी, वे लोग इधर उधर छितराए हुए होंगे या आसपास कहीं छुपे हुए होंगे। सवाल यह है कि उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, वे लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पर 3 दिन से घात लगाकर बैठे हुए हैं कि वे सौम्या को देखते ही इस पर गोलियों की बौछार कर सकें। इसलिए उन लोगों को बिल से बाहर निकालने के लिए मैं सौम्या को उन लोगों के सामने करने का खतरा मोल नहीं ले सकती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसी सिचुएशन में मैं भी सौम्या जी को लेकर कोई जुआ नहीं खेलूंगा। अब इसमें हमारे पास बस एक ही तरीका बचता है कि हम उस एरिया की निगरानी करें और जो भी संदिग्ध नजर आता है उसे पकड़कर पूछताछ करें। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैं इस गाड़ी को लेकर पार्किंग में जाती हूँ। अगर वे ज्यादा ही उतावले हुए तो वे गाड़ी पर ही गोली चला सकते हैं। अगर मुझे गाड़ी से उतरने का वक्त मिलता है तो हो सकता है कि मेरी शक्ल देखकर एक का एक गोली ना चलाएं। उसके बाद अगर कोई मुझे अकेली जानकर मेरे सामने आता है तो मैं उससे निमट लूंगी। मैंने अपना प्लान बताया। लेकिन इस प्लान में तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। जान को खतरा तो हर समय रहता है सर। अभी पेट्रोल पर खड़े हैं, अगर यहाँ आग लग जाए तो सभी की जान खतरे में आ जाएगी। वैसे मैं खुद को बचाना जानती हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगर एक साथ 5-7 गोली भी मेरी ओर लपकती हैं तो वो मुझे छू भी नहीं पाएंगी। मैंने आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला। नहीं, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती रागिनी। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाऊंगी। आप मुझे कवर करना बस। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। नवसौभ्या ने निर्भीक स्वर में बोला। अगर कुछ हो गया तो फिर तुम देखने के लिए रहोगी नहीं मेरी बन्नो। अपना तो ये रोज का काम है। आज फिर से ये काम सही। अब तुम जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठो। तुम्हारी गाड़ी में ये फायदा है कि कोई बिना नजदीक आए मुझे निशाना नहीं बना पाएगा, और जो हमारे नजदीक आता है तो उसे हम दूर जाने लायक छोड़ते नहीं हैं। मैं इसी गाड़ी में पीछे छिपकर बैठ जाता हूँ। अगर कोई गाड़ी के नजदीक आकर हमला करता है तो हम दो तरफ से उन्हें घेर सकते हैं। प्रदीप भारद्वाज भी जांबाज किस्म के पुलिस अधिकारी थे। ठीक है सर। जो लोग पैदल हमें कवर कर रहे होंगे उन्हें बोलिए कि जैसे ही कोई हमारी गाड़ी की ओर बढ़ता है उन्हें तुरंत अपने गन पॉइंट पर ले लें। मैंने प्रदीप जी को बोला। प्रदीप जी ने अपने साथियों को पूरा प्लान के बारे में बताया और फोन रखते हुए उस गाड़ी से उतरकर 4 पुलिसकर्मी उतरकर अगली रचना सिनेमा वाली बिल्डिंग की ओर तेज कदमों में बढ़ गए। सौम्या जिस गाड़ी में थी वो गाड़ी वहीं खड़ी रही। उसमें 2 पुलिसकर्मी सौम्या के साथ ही बैठे हुए थे। मुझे प्रदीप जी ने इशारा किया और मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और उन पैदल पुलिसकर्मियों को पीछे छोड़ते हुए रचना सिनेमा के पास जाकर गाड़ी को रोक दिया।
इसकी पार्किंग का रास्ता पिछले दरवाजे से है। इन लोगों को पैदल इधर से जाने दो। हम लोग घूमकर उधर से प्रवेश करते हैं। प्रदीप जी ने चारों ओर निगाह दौड़ाने के बाद बोला। मैंने प्रदीप जी के बोलते ही वहीं से गाड़ी को यू टर्न किया और अगली रेड लाइट से गाड़ी को लेफ्ट टर्न देकर पहले कट से गाड़ी को नीचे उतारती चली गई, क्योंकि वो सड़क किसी पहाड़ी की तरह से नीचे जा रही थी। मैंने गाड़ी को पार्किंग के गेट से अंदर किया और फिर गाड़ी को बिना रुके ही अंदर की ओर दौड़ा दिया। मेरे साथ साथ प्रदीप जी की चौकन्नी निगाहें चारों तरफ देखती जा रही थी। अधिकतर ऑफिस की छुट्टी हो जाने की वजह से इस वक्त पार्किंग में खाली जगह की बहुतायत थी। मैंने उसके बावजूद गाड़ी को दीवार के साथ इस प्रकार से लगाया कि आपातकाल में हमें गाड़ी और दीवार के बीच की खाली जगह का फायदा मिल सके। वे सभी पुलिसकर्मी हमसे पहले ही छोटे रास्ते से पार्किंग के अंदर पहुंच चुके थे और वे सभी इधर उधर छितरा चुके थे। तभी गाड़ी तेज रफ्तार से हमारी ओर आई और बिल्कुल हमारी गाड़ी के नजदीक आकर उन्होंने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए। तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुला, लेकिन मेरी नजर उनकी गाड़ी के अंदर हो रही हरकत पर पड़ चुकी थी। उस गाड़ी में जमा 4 लोग थे। मैंने अपनी तरफ का एक दरवाजा 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में खोला और गाड़ी से उतरकर गाड़ी और दीवार के बीच में लेट गई। लेकिन तब तक एक गोली चल चुकी थी, जो कि मेरी साइड का शीशा तोड़ती हुई मेरे ऊपर से गुजरकर दीवार में धंस कर अपना दम तोड़ चुकी थी। मैं किसी छिपकली की मानिंद गाड़ी के नीचे घुसी और गाड़ी के नीचे से ही पहले तो उस गाड़ी के दोनों टायरों में गोली मारी, तब तक ऊपर भी गोली शुरू हो चुकी थी। शायद उन पुलिसकर्मियों ने उस गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया था। मैं वापस पलटी और अपनी गाड़ी और दीवार के बीच में खड़ी होकर एक साथ अपने पिस्टल के ट्रिगर को दबाती चली गई। मैंने देखा कि प्रदीप जी भी गाड़ी से बाहर आकर इधर ही गोलियां बरसा रहे थे। पूरी पार्किंग में अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई अपनी गाड़ियों में सिर नीचा किए बैठा हुआ था। कमाल की बात यह थी कि उनकी तरफ से सिर्फ एक एक राउंड फायरिंग के बाद खामोशी छा चुकी थी। तभी प्रदीप जी ने हाथ उठाकर फायरिंग रोकने का इशारा किया। पार्किंग का मेन गेट बंद करवाओ और एक आदमी अंदर वाले गेट से किसी को भी बाहर ना जाने दे, प्रदीप जी ने चीखते हुए कहा। मैं अभी तक अपने पिस्टल को उसी गाड़ी की दिशा में करके खड़ी हुई थी। कुल जमा 4 मिनट में सब खत्म हो चुका था। गुड जॉब ब्रेवो गर्ल। तभी प्रदीप जी ने मेरी ओर अपने अंगूठे से थम्स अप का निशाना दिखाते हुए बोला। उसके बाद बाकी दोनों पुलिस वाले फूंक फूंक कर कदम रखते हुए उस गाड़ी के पास पहुंचकर अंदर झांकने लगे। सर, चारों लोग मारे जा चुके हैं, उनमें से एक पुलिसिये ने हमारी ओर देखते हुए बोला। उसकी बात सुनते ही मैं और प्रदीप जी गाड़ी के पीछे से निकलकर उस गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी में चारों बंदे जवान उम्र के लड़के थे। उन्होंने इतनी सी उम्र में ही जिंदगी जीने का गलत तरीका अख्तियार कर लिया था और आज मौत ने भी उनके साथ ही गलत सलूक किया था। मैं अपने सीनियर को ऑपरेशन के सफल होने की जानकारी दे दूं और फॉरेंसिक वालों को भी बुला लूं, क्योंकि पुलिस मुठभेड़ की रिपोर्ट सबसे ज्यादा इस देश के मीडिया और मानव अधिकारी वालों को देनी पड़ती है, प्रदीप जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई नहीं सर, हमले की शुरुआत उन लोगों ने की थी। ये सबूत तो यहाँ चारों ओर बिखरे पड़े हैं, मैंने प्रदीप जी को बोला। ठीक है, आप सौम्य जी को भी यहाँ के हालात के बारे में जानकारी दे दो। अभी इन लोगों की भी शिनाख्त करनी है कि मरने वाले कौन कौन हैं, प्रदीप जी ने कहा और मैं सौम्या को फोन मिलाने लगी। वहां फैले रायते को समेटने में 2 घंटे का वक्त लग गया था। एहतियातन हमने सौम्या को ना अभी उसके ऑफिस जाने दिया और ना ही पार्किंग में आने दिया। पार्किंग में मौजूद लोगों की चेकिंग में ही काफी समय लग गया था, लेकिन जो सबसे खास बात थी, इस मुठभेड़ में खुद खुद धीरज पवानिया मारा गया था। जिन 4 लाशों को अभी कुछ देर पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उनमें से एक लाश धीरज की थी। धीरज बवानिया, चंदन, संध्या कुमार, गौरव की मौत के बाद भी अभी तक देविका और मेघना मेरी पहुंच से बाहर थी। उन चारों लाशों की जेब से उनकी आइडेंटिटी बरामद हुई थी। वो इंस्पेक्टर प्रदीप भारद्वाज के पास ही थी। धीरज के घर का पता मैंने ले लिया था, लेकिन अभी उसके उस ठिकाने की तलाश मुझे करनी थी जहां से धीरज अपनी सारी गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित करता था। चलिए अब यहाँ से निकलते ही रागनी जी, हमें पिछले गेट से जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, प्रदीप जी ने बताया।
अभी ये सौम्या की गाड़ी क्या यहीं रहेगी? मैंने गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। गाड़ी को यहीं रहने दीजिए, सुबह मंगवा लेना गाड़ी को। मैं आप लोगों को घर तक छुड़वा देता हूँ। वैसे इस मुठभेड़ में धीरज के मरने से सौम्या के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था वो तो खत्म हो गया है, क्योंकि जब गैंग का सरगना मारा गया तो नीचे वाले तो खुद ही अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो आपकी राय ठीक है, लेकिन अभी हमें घर छोड़ दीजिए, मैंने प्रदीप जी को बोला। सौम्या के घर पहुंचने में रात के 11:30 बज चुके थे। सौम्या तो जाते ही बेड पर ढेर हो गई। ढेर तो मैं भी हो चुकी थी, लेकिन दिमाग में अभी तक घमासान चल रहा था। जिन लोगों के सहारे मैं देविका और मेघना तक पहुंचना चाह रही थी, वे लोग एक एक करके दुनिया से विदा लेते जा रहे थे। चंदन ने बताया था कि संध्या की मौत से तो खुद धीरज अपसेट था और वो देविका और मेघना को ढूंढने में लगा हुआ था। इसका तो साफ मतलब यही निकलता था कि उन दोनों का धीरज के किसी भी ठिकाने पर मिलना नामुमकिन था। मैंने एक नजर सौम्या पर डाली। वो गहरी नींद के हवाले हो चुकी थी। गुरु को कल सुबह थाने से बाहर निकालने के लिए मेरी थ्योरी पूरी तरह से तैयार थी। अगर खबरी वहां से संध्या की गांव वाली अनुज नाम के आशिक का कोई सबूत भी लाने में कामयाब हो गया तो ये सोने पर सुहागा हो सकता था। लेकिन पिस्टल पर गुरु की उंगलियों के निशान के बारे में तो तस्वीर तभी साफ हो सकती थी जब देविका और मेघना हमारे कब्जे में आ जाएं। सोचते सोचते घंटा भर गुजर चुका था, लेकिन आगे के सारे रास्ते देविका पर जाकर खत्म हो रहे थे। क्या देविका के घर की तलाशी में कोई सुराग मिल सकता था? मेरे ख्याल से जेल से आने के बाद देविका और मेघना जहाँ कहीं भी हैं, दोनों साथ साथ हैं। अभी तक उन लोगों के पास धीरज बवानिया के मरने की खबर पहुंच चुकी होगी, लेकिन इस वक्त तो धीरज की मौत की खबर उनके लिए राहत भरी खबर होती। ऐसे ही सोचते हुए मुझे कब नींद ने अपने पंजों में जकड़ लिया, मुझे पता ही ना चला। अगली सुबह मैं अकेली ही अनुज के पास थाने आई थी, लेकिन आने से पहले मैं एसीपी शर्मा जी को सारे तथ्यों से अवगत करवा कर आई थी और उन्होंने मुझसे रोहिणी थाने के एसएचओ महेश्वरी साहब से बात करने का आश्वासन दिया था। सौम्या ने राधा से बोलकर सुबह ही अनुज का नाश्ता और लंच तैयार करवा दिया था। सौम्या को आज मैंने जिद करके ऑफिस जाने के लिए मना लिया था। खबरी आज सुबह ही जयपुर से वापस आ चुका था और उसने मुझे आते ही एक लिफाफा सौंप दिया था, जिनमें कुछ फोटोग्राफ और कुछ लव लेटर थे, जो खबरी संध्या की किसी रिश्तेदार सहेली से ये बोलकर लाया था कि इससे संध्या के असली कातिल जल्दी ही पकड़े जाएंगे। खबरी को मैंने सौम्या के ऑफिस में ही भेज दिया था, जहां उसने पूरे दिन ऑफिस का चपरासी बनकर ऑफिस में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखनी थी। मुझे आशंका थी कि सौम्या के ऑफिस जाने से देविका या मेघना में से कोई भी सौम्या से मिलने की कोशिश कर सकता था। बड़ा तहलका मचाया है तुमने। भगवान सिंह बता रहा था कि किसी गैंगस्टर के एनकाउंटर में तुम भी पुलिस कार्यवाही में साथ थी। ऐसी चमत्कार कैसे हो गया? अनुज ने नाश्ता खत्म करने के बाद बात शुरू की। वो एक लंबी कहानी है, वो थाने के बाहर चलकर बात करेंगे। बस इतना समझ लो कि सब शर्मा जी की मेहरबानी की वजह से हुआ है और मैंने शर्मा जी को पूरी कहानी बता दी है कि तुम्हें कैसे साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। बाकी वो संध्या की डायरी में तुम्हारा जो नाम है उसे भी हल कर लिया है, मैंने गुरु की तरफ देखते हुए बोला। तभी एक सिपाही ने कमरे में प्रवेश किया। तुम्हें साहब बुला रहे हैं अपने कमरे में, सिपाही ने गुरु की तरफ देखते हुए बोला। सिपाही के बोलते ही मैं और गुरु महेश्वरी साहब के कमरे की ओर चल पड़े थे। कमरे में भगवान सिंह पहले से ही मौजूद था। शर्मा जी ने इस केस में कुछ नए तथ्यों के बारे में बताया है। उसको देखते हुए हम अभी तुम्हें हिरासत में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसी केस में कल एक गैंगस्टर की संलिप्तता देखने को मिली है। तो जो तुम्हारी शिष्या रागनी की मेहरबानी से ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, जिसकी वजह से आज पुलिस की भी काफी जय जयकार हो रही है। इस कारण से डिपार्टमेंट ने तय किया है कि इस केस की और गहराई से जांच करने के बाद ही हम किसी को अरेस्ट करें या पूछताछ के लिए हिरासत में ले। ये बोलकर महेश्वरी साहब चुप हो गए। इसका मतलब बंदा हाल फिलहाल खुद को आजाद समझी, मैंने हर्षित स्वर में बोला। हाँ, अभी तो तुम आजाद ही हो, अनुज, इस बार भगवान सिंह ने बुझे हुए स्वर में कहा।
ये लीजिए। इन्हें देखने के बाद आपकी वो संध्या की डायरी में अनुज का नाम होने वाले तथ्य की भी हवा निकल जाएगी। संध्या के गांव में ही उसका एक आशिक था। इत्तेफाक से उसका नाम भी अनुज ही था। जिसने भी संध्या के कत्ल की साजिश रची है, उसे संध्या के आशिक का नाम पहले से मालूम था। इसलिए उसने संध्या की डायरी भी पुलिस के लिए उसके कमरे में प्लांट कर दी, जबकि पुलिस को संध्या के कमरे से कुछ और नहीं मिला था। आपके उन देवप्रिय साहब ने बहुत काम चलाऊ जांचकारी करी थी इस केस में, मैंने भगवान सिंह की ओर देखते हुए तंज भरे स्वर में कहा। भगवान सिंह ने उस लिफाफे को अपने हाथ में थाम लिया और उसके अंदर मौजूद फोटोग्राफ और लव लेटर को देखने लगा। अब इजाजत दे सरकार, आज रात तक कातिल को पकड़ने का वायदा रागिनी ने किया हुआ है, तो उस वायदे पर भी खरा उतरना है। इस बार गुरु ने महेश्वरी साहब की तरफ अपना हाथ विदा लेने के अंदाज में बढ़ाते हुए बोला, जिसे महेश्वरी साहब ने तत्परता से थाम लिया था। फिर उसी अंदाज में भगवान सिंह ने भी विदा लेकर हम थाने से बाहर आ गए। देविका और मेघना गायब हैं, सबसे पहले उन्हें ढूंढना है, मैंने गुरु की तरफ देखते हुए बोला। फिर देविका और मेघना ही गायब नहीं है, एक बंदा और भी गायब है, गुरु ने कुछ सोचते हुए कहा। कौन? मेरे मुंह से बरबस ही निकला। देवप्रिय। मुझे वो कल से एक बार भी थाने में नहीं दिखा है। हमें उसे सिर्फ यह सोच कर नहीं छोड़ना है कि वो पुलिस वाला है। वो पुलिस की वर्दी में कोई गुंडा भी हो सकता है, जिनका काम ही रिश्वत खाकर अपराधियों को बचाने का होता है। गुरु ने देवप्रिय का नाम लेकर सिद्ध कर दिया था कि गुरु के दिमाग का कोई तोड़ नहीं है। मैंने मुरीद निगाहों से गुरु की ओर देखा। चलो पहले घर चलो, फ्रेश होकर कुछ सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ये बोलकर गुरु थाने की चारदीवारी से बाहर निकलकर एक रिक्शा वाले को आवाज लगा चुके थे। थाने से पुलिस हिरासत से छूटने के बाद एक बार फिर से आपका ये सेवक कहानी के सूत्रधार की भूमिका में आ चुका था। गुरु, क्यों ना आज रात को ही देविका के फ्लैट की तलाशी ली जाए। रागिनी फ्लैट में कदम रखते ही बोली। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया है, लेकिन पहले फ्रेश होकर कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद देविका और मेघना की भी खोज खबर लेते हैं, मैंने बाथरूम की ओर बढ़ते हुए बोला। रागिनी बाहर पड़े हुए सोफे पर लेट चुकी थी। कन्या वास्तव में बहुत मेहनती और दिलेर थी। मेरी किस्मत इस मामले में भगवान ने सोने की कलम से लिखी थी कि मेरे धंधे में मुझे रागिनी जैसी लड़की मेरे असिस्टेंट के रूप में मिली थी, और अब वो रोज अपने कैरियर में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही थी। मैं 15 मिनट के बाद मस्त नहाकर बाथरूम से निकला तो रागिनी मोबाइल में खोई हुई थी। बॉयफ्रेंड के साथ इतना चैटिंग मत कर, आंखें खराब हो जाएंगी। गुरु, अभी तो ये चैटिंग की बीमारी मुझे लगी नहीं, लेकिन जिस दिन लग गई तो तुम चश्मा लगाकर देखा करोगे कि रागिनी अभी ऑफिस आई या नहीं। मैं अपनी गाड़ी को देविका के फ्लैट से पहले एक जगह पार्क कर चुका था। इस वक्त रात का 1 बज चुका था। सेक्टर 24 की अंदरूनी सड़कों पर इस वक्त लोगों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर थी। कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही हमें अभी तक नजर आई थी। हम सीधा फ्लैट पर पहुंचे और मैंने मास्टर की से ताला खोला। समूचे फ्लैट में अंधकार छाया हुआ था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को फिर से बंद किया। तब तक रागिनी दबे पांव अंदर बढ़ चुकी थी। दरवाजा मैंने ही खोला था, इसका मतलब अगर कोई नहीं है, मैंने रागिनी को बोला। लेकिन रागिनी ने मेरी बात को अनसुना किया और दबे पांव आगे बढ़ती रही। मैं भी अब रागिनी का अनुसरण करने में के लिए मजबूर था। तभी उस अंधेरे में मुझे ऐसा लगा कि अंदर की तरफ कोई बंदा चल रहा है। मुझे अब रागिनी का दबे पांव चलना समझ में आया। मैंने देखा कि रागिनी अपनी पिस्टल को अपने हाथ में ले चुकी थी। तभी उस अंधेरे में भी एक साय को मैंने मेन गेट की ओर दौड़ते हुए देखा। शायद हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जिसका एहसास उसे हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं हुआ था। मैंने और रागिनी ने एक साथ दरवाजे की तरफ जंप लगाई। वो साया भी दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश ही कर रहा था कि रागिनी उसके पैरों से लिपट चुकी थी। जैसे ही रागिनी उसके पैरों से लिपटी, वैसे ही वो साया मुझ पर गिरा और मुझे लेकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके लिपटे हुए बदन की लज्जत से मैं अंदाज लगा चुका था कि मुझसे लिपटने वाली कोई लड़की थी। तभी रागिनी ने अपनी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी उस साये के ऊपर फेंकी। उस रोशनी में उस चेहरे पर नजर पड़ते ही रागिनी के मुंह से बरबस निकला था। तान्या, तुम? वो कोई तान्या थी जिसे मैं नहीं जानता था। कौन है ये? मैंने रागिनी की तरफ देखकर पूछा।
तुम लाइट जलाओ गुरु, फिर इसके बारे में इसके मुंह से ही सुनवाती हूँ। रागिनी के बोलते ही मैंने दरवाजे के पास स्विच बोर्ड को तलाश किया और लाइट जला दी। रागिनी तान्या को उठाकर सोफे पर बैठा चुकी थी। गुरु, एक बार अंदर चेक कर लो कि ये यहाँ क्या गुल खिलाने आई थी, तब तक मैं इस पर नजर रखती हूँ, रागिनी ने मुझे बोला तो मैं अंदर के कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर कुछ भी बिखरा हुआ नजर नहीं आया, सभी कुछ सही सलामत था। शायद ये लड़की हमसे कुछ समय पहले ही फ्लैट में घुसी थी। अब या तो उस लड़की की किस्मत खराब थी या हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि ये लड़की यहाँ से कुछ नहीं ले पाई थी। मैं एक बार फिर से एक ससरी नजर डालकर वापस रागिनी के पास आ गया। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कहानी के साथ अगली वीडियो को लेके पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।